वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 13th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हमारा 30वां लेक्चर है और आज हम सबसे अब तक का हमने जितना थ्योरी ऑफ मशीन कवर किया हुआ है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गियर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी ईयर का पेपर देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है फ्रॉम दिस टॉपिक गियर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी। देखिए यहां पे आज हम गियर के बारे में पढ़ेंगे कि जो गियर होता है उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक क्या प्रोफाइल होती है, कैसी ज्योमेट्री होती है, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहां पे देखते जाइए। ठीक है, इसका हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमको गियर दिखाई देता है, असल में हम जो फ्रंट व्यू बनाते हैं गियर का वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब भी हम गियर को बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और कैसे, अगर मैं और अच्छे से बनाऊं इसको, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये मैं गियर की प्रोफाइल बना रहा हूं, ये बेस सर्किल हो गया, ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से गियर के तीथ लगे होते हैं इसके ऊपर, ये होते हैं हमारे गियर के तीथ। तो ये आप कहोगे सर ये तो एक सर्किल है उसके ऊपर कुछ तीथ लगे हुए हैं, नहीं, ये मैंने फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। असल में जो ये गियर का, मैं एक गियर के तीथ की प्रोफाइल को अगर आपको दिखाऊं, यहां पर मैं आपको एक गियर के तीथ की प्रोफाइल दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, इसको जरा मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा बात को। ये तो हो गया फ्रंट व्यू। अब मैं अगर इसके बैक साइड के पोर्शन को बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है गियर इस तरीके से। ऐसे ही सारे सरकमफेरेंस पर ऐसे टीथ बने होंगे, दिस इज अ टीथ। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं हम टीथ, इसके दांत, TEETH। और ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब ये जो एक टीथ है, इसी से हम इसके सारे एलिमेंट्स के बारे में, क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, सभी को हम देखेंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि टीथ की थिकनेस नहीं होती, विड्थ नहीं होती, नहीं, अंदर की तरफ एक लेंथ होता है इसका, ये अंदर की तरफ आपको एक लेंथ, इसको बी बोल दिए, कुछ विड्थ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो गियर टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहां पे आपके सामने एक गियर का तीथ बना हुआ है, दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का, ऐसे पूरे सरकमफेरेंस पर ऐसे ही तीथ बने होंगे इस तरीके से, ऐसे होगा, फिर यहां पर भी एक तीथ ऐसे बना होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरे सरकमफेरेंस पर अंदर की तरफ तीथ इस पे बने हुए हैं। अब ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाइए, मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब यहां पे जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गियर टर्मिनोलॉजी में, पिच सर्किल। ठीक है, अब यहां पे आपको पिच सर्किल कहां दिखाई दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस गियर टर्मिनोलॉजी में, इस गियर टर्मिनोलॉजी में जो हम मैक्सिमम चीजें डिफाइन करते हैं वो किसके सापेक्ष करेंगे, पिच सर्किल के रिस्पेक्ट में। जो हम मैक्सिमम चीजें डिफाइन करेंगे, सब कुछ हमारा इसमें अन्नदाता कौन है, पिच सर्किल। पिच सर्किल के रिस्पेक्ट में ही हम सारी की सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको पिच सर्किल कहां से दिखाई दे रहा है, पिच सर्किल ये देखिए ये पास होता दिखाई दे रहा है, ये जो ये वाली लाइन बनी है जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर से, ये वाली लाइन जा रही है,
दिस लाइन इज अ पिच सर्किल। इस तरीके से जा रहा है पिच सर्किल। अब ये पिच सर्किल होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये पिच सर्किल होता क्या है, देखिए, इट इज एन इमेजिनरी सर्किल। क्या होता है, ये एक तरीके का इमेजिनरी सर्किल होता है। अब इसकी खासियत क्या है, मेड इन सच अ वे दैट अ प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस सर्किल गिव्स द मोशन विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द गियर मोशन। मतलब पिच सर्किल, आपको ध्यान रखना है, पिच सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जिस पर हम दो गियर जो हमारे मीट करने वाले हैं या मेशिंग करने वाले हैं, उनका प्योर रोलिंग मोशन हम इमेजिन कर सकते हैं। मतलब अगर हम बोलें कि दो गियर हैं, उनकी मैंने मेशिंग करा दी, मतलब मिलाव करा दिया, घूम रहे हैं साथ में मिलते हुए, तो उनका जो प्योर रोलिंग होगा वो हम कहां एज्यूम करेंगे, पिच सर्किल। तो पिच सर्किल कोई सर्किल नहीं है, ये एक इमेजिनरी सर्किल है जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि दोनों गियर हमारे प्योर रोलिंग मोशन कर रहे होंगे। देखिए क्या लिखा है, पिच सर्किल इट इज एन इमेजिनरी सर्किल मेड इन सच अ वे, इस तरीके से बनाया जाता है। मतलब जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं गियर की, तो ये पिच सर्किल एक इमेजिनरी सर्किल बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है दैट अ प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस सर्किल, मतलब इस सर्किल, किस सर्किल पर, पिच सर्किल पर, अ प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस सर्किल गिव्स द मोशन विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द गियर मोशन। मतलब यहां पर जो गियर मोशन होगा, इस पिच सर्किल पर जो गियर मोशन होगा, एग्जैक्टली हमें कैसा मोशन देगा, ऐसा देगा कि जैसे हमारे पास दो सर्किल एक दूसरे के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहे हैं। यहां पर जहां पर प्योर रोलिंग हो रही होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, पिच सर्किल। ठीक है, यहां पे आप देखो, यहां से आपको, जैसे मैंने यहां पर दो सिलेंडर ले लिए, ये इस तरीके से, यहां पर हमने दो सिलेंडर ले लिए। अब देखिए, तो ये पहला सिलेंडर हो गया, और यहां पर दूसरा सिलेंडर। यहां पे मैंने दो सिलेंडर लिए और दोनों सिलेंडर की आउटलाइन बना दी। अब ये मिल कहां पे रहे हैं, दोनों जो सर्किल मिल रहे हैं ये इस जगह पे मिल रहे हैं दोनों सिलेंडर। तो दिस इज द पिच लाइन, इसको हम क्या नाम देंगे, पिच लाइन। मतलब पिच लाइन कहां प्रेजेंट होगी, पिच सर्किल पे। जहां पर ये दोनों मिले एक पूरी की पूरी लाइन बन रही होगी ना, यहां पर एक लाइन बन रही होगी क्योंकि यहां पर दो सिलेंडर मीट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा हो जाएगा, एक लाइन कांटेक्ट होगा। तो उस लाइन कांटेक्ट को हमने कैसा बोला, पिच लाइन बोला। ठीक है, तो जहां पर दो सिलेंडर का है, दो गियर का क्या हो रहा होगा, प्योर रोलिंग मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उस सर्किल को हम बोलेंगे पिच सर्किल। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला जो सर्किल है, ये सर्किल, एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल ये हो गया। ये क्या किया गया है, ये इनका टॉप व्यू बनाया गया है। मतलब आप क्या करो, अगर दो सिलेंडर को इमेजिन करो, ठीक है, दो सिलेंडर या दो शाफ्ट इमेजिन कर लो, तो रोल कर रहे होंगे ना इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, आप इसको शाफ्ट इमेजिन कर लो समझने के लिए। तो ये शाफ्ट हो गए। अब शाफ्ट जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वो वाला पॉइंट कहलाता है पिच पॉइंट। मतलब पिच पॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, पिच पॉइंट प्रेजेंट होता है पिच सर्किल पर। और पिच सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल एक ऐसा इमेजिनरी सर्किल होता है जहां पर हम दो गियर का क्या इमेजिन कर सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन। तो जहां पर दो गियर का हम प्योर रोलिंग मोशन इमेजिन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिच सर्किल। और पिच सर्किल पर ही क्या प्रेजेंट होता है, पिच पॉइंट। अब पिच पॉइंट क्या होता है, जहां पर दोनों गियर या दोनों शाफ्ट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, पॉइंट क्लियर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पिच पॉइंट। क्लियर है ये।
ठीक है, तो जब हम सामने से देख रहे हैं तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये पिच पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब भी पिच सर्कल की बात होगी, मैंने आपको एक हिंट दिया है कि गियर में हम मैक्सिमम चीजों को किसके सापेक्ष डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में, कि कौन सी चीज पिच सर्कल के कितनी ऊपर है, कौन सी चीज पिच सर्कल के कितनी नीचे है, तो हम पिच सर्कल से डिफाइन करेंगे। इसलिए सबसे पहले पिच सर्कल को जानना बहुत जरूरी है। तो पिच सर्कल मैंने क्या बताया, पिच सर्कल इज अ इमेजिनरी सर्कल, जहां पर हम क्या मान सकते हैं कि दो गियर प्योर रोलिंग मोशन कर रहे होंगे, और उस पिच सर्कल पर जो दोनों गियर का कॉमन कांटेक्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है पिच पॉइंट। क्लियर है ये पॉइंट क्या? ठीक, समझ में आई बात? तो ये लिखा हुआ है, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल मेड इन सच अ वे, इस तरीके से बनाया जाता है, अ प्योर रोलिंग मोशन ऑन दिस सर्कल गिव्स द मोशन। मतलब इस तरीके से बनाया ही जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, कि जहां पर इन दोनों का पिच सर्कल हमें क्या दे, एक प्योर रोलिंग मोशन दे। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं, धीरे धीरे हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं यहां पर। देखिए, दीज पिच सर्कल ऑलवेज टच ईच अदर फॉर द करेक्ट पावर ट्रांसमिशन एट द पिच पॉइंट। वही बात हुई कि ये पिच सर्कल कहां पर कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को, पिच सर्कल जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है, पिच पॉइंट। मतलब पिच पॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, पिच सर्कल पर, और पिच सर्कल क्या होगा, एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल होगा जहां पर हम दो गियर का क्या मान सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, पिच पॉइंट। अब पिच पॉइंट क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर द टू पिच सर्कल ऑफ द मीटिंग गियर टच ईच अदर। देखिए वही लिखा हुआ है, पिच पॉइंट क्या होगा, जहां पर दो पिच सर्कल एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच करेंगे। भाई पहला गियर रोटेट करेगा, दूसरा गियर रोटेट करेगा, तो किसी पॉइंट पर ही तो टच करेंगे। तो जिस पॉइंट पर टच करेंगे वहां से उनका पिच सर्कल पास कर रहा होगा दोनों गियर का, और जिस पॉइंट पर टच करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट। क्लियर? वापस से रिपीट कर रहा हूं, पिच पॉइंट प्रेजेंट होगा पिच सर्कल पर, और पिच सर्कल क्या होगा, पिच सर्कल इट इज एन इमेजिनरी सर्कल, जहां पर हम दोनों गियर का क्या मान सकते हैं, प्योर रोलिंग। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं, अडेंडम सर्कल। अब देखिए जरा अडेंडम सर्कल क्या है, इस फिगर में देखिए, अडेंडम सर्कल देखिए, जो तीथ मैंने बनाया हुआ है, दिस इज द तीथ। ठीक है, ये मैंने तीथ बनाया, ये मैंने बनाया है इसका तीथ की प्रोफाइल। आप ध्यान से देखिए तीथ की प्रोफाइल में इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस तीथ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से एक आप सर्कुलर आर्क पास कर दीजिए। मतलब कहने का ये हुआ, असल में ये गियर है, इसके ऊपर इस तरीके से तीथ बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही कई सारे तीथ बने हुए हैं। तो सब इस तीथ, ये जो तीथ वाला पोर्शन है, जो सर्कल बेस सर्कल के ऊपर का पोर्शन है, वो तीथ प्रोफाइल हो गई। अब इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से अगर एक हम सर्कुलर आर्क इस तरीके से बनाएं, इसको सेंटर मानते हुए, तो ये जो सर्कल बना है इसको हम बोलते हैं अडेंडम सर्कल। क्लियर? अडेंडम सर्कल जानने से पहले यह जानना पड़ेगा अडेंडम क्या होता है। मैंने आपको एक हिंट दिया था कि इस गियर तीथ प्रोफाइल में, गियर में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे किसके सापेक्ष पढ़ेंगे, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो पिच सर्कल मैंने आपको समझा दिया। अब पिच सर्कल के पूरा का पूरा ऊपर का पोर्शन जो कहलाता है, पिच सर्कल के ऊपर का पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, अडेंडम। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहां से ये पिच सर्कल पास कर रहा है, देखिए ये जो सर्कल पास कर रहा है, ये सर्कल कौन सा है, पिच सर्कल। एक मतलब यहां से अगर एक मैं इमेजिनरी पिच सर्कल बनाऊं तो मैं भी उसको मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं। देखिए पिच सर्कल को मैं थोड़ा रेड कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये पिच सर्कल बना दिया मैंने। लेट्स इमेजिन दिस इज एन पिच सर्कल।
इमेजिन करिए ये पिच सर्किल है, ठीक है। तो इस पिच सर्किल के ऊपर का जो पोर्शन है, पिच सर्किल के ऊपर का जो पोर्शन हुआ, पिच सर्किल के ऊपर का जो पोर्शन होगा, दिस इज द पोर्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस द पोर्शन अबव द पिच सर्किल, जो पिच सर्किल के ऊपर प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज माई अडेंडम। समझ में आई बात? उसको हम क्या बोलेंगे? अडेंडम। और पिच सर्किल के जो नीचे का पोर्शन होगा, पिच सर्किल के जो नीचे का पोर्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिडेंडम। बात समझ में आ रही है? ये पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन, उसको हम बोलेंगे डिडेंडम, और पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन, उसको हम बोलेंगे अडेंडम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी जो हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी जो हम बात कर रहे हैं, ये हम तीर्थ प्रोफाइल बना किस पे रहे हैं? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये तीर्थ प्रोफाइल हम बना रहे हैं बेस सर्किल के ऊपर, ठीक है। जो तीर्थ प्रोफाइल या इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाई जाती है, अभी बाद में पढ़ेंगे इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल, बस आप नाम सुन लीजिए। तो ये बनाई किस पे जाती है? ये बनाई जाती है बेस सर्किल पे, ठीक है। तो बेस सर्किल हमने बनाया, उसके ऊपर सारा काम हो रहा है तीर्थ का। ये जो तीर्थ हमने यहां पे बनाया है, ये सारा का सारा तीर्थ बेस सर्किल के ऊपर है, उसके ऊपर का काम हो रहा है ये इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट? इसी में मैं आपको मैक्सिमम सारी चीजें समझा दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार बार हम इस फिगर की हेल्प पड़ेगी, तो ये फिगर आपके दिमाग में बिल्कुल बसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये पिच सर्किल है। अब पिच सर्किल के ऊपर के पोर्शन को हमने क्या बोला? दिस इज अडेंडम, देखिए लिखा है। और पिच सर्किल के जो नीचे का पोर्शन है, ये पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन, ये इसको क्या बोला हमने? डिडेंडम। दिखाई दे रहा है? पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन जब तक तीर्थ प्रोफाइल खत्म नहीं हो जाती, अडेंडम। पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा? डिडेंडम, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए यहां पे। अडेंडम डिडेंडम आप समझ गए कि पिच सर्किल के पूरा ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा? अडेंडम। पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन हो जाएगा डिडेंडम। अब तो ये जो अडेंडम का सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहां से जो सर्किल पास करेगा, उसको हम बोलेंगे अडेंडम सर्किल। दिखाई दे रहा है? ये यहां से जो सर्किल पास करेगा, मतलब अभी जो मैंने यहां पर फिगर बनाया, कैसा फिगर बनाया ये देखिए, वापस से बना रहा हूं, बार बार जरूरत पड़ेगी, और अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो ये मैंने बनाया क्या? ये मैंने बनाया पिच सर्किल। पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन ये क्या हो गया? ऊपर का पोर्शन, इसको हमने नाम दिया है अडेंडम, ठीक है। इसको हमने क्या बोला हुआ है? इस पोर्शन को बोला हुआ है हमने अडेंडम। अब ध्यान से देखिए, तो जो अडेंडम का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर हम कोई सर्किल पास करा दें इस तरीके से, सेंटर यही रखते हुए, तो ये जो सर्किल मिला हमें, जो अडेंडम के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक सर्किल पास कर रहा है, इसका नाम हम बोलते हैं अडेंडम सर्किल। क्या बोलते हैं? अडेंडम सर्किल। क्लियर? वैसे ही मैंने क्या बोला कि पिच सर्किल, ये जो पिच सर्किल पास कर रहा है, जैसे पिच सर्किल, पीसी पिच सर्किल, इसके जो नीचे का पोर्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिडेंडम। तो डिडेंडम का सबसे जो बॉटम, वो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, वहां से ऐसे ही कोई अगर हम सर्किल पास करा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल कॉल माई, जैसे ये अडेंडम सर्किल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिडेंडम सर्किल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिडेंडम सर्किल। इतना पॉइंट क्लियर है? तो देखिए यहां पे बना हुआ है, ये हो गया अडेंडम सर्किल, ठीक है। और यहां से क्या पास कर रहा है? ये जा रहा है हमारा डिडेंडम सर्किल, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा जा रहा है डिडेंडम सर्किल। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है ना, ये यहां से, ये जो इस तरीके से पास कर रहा है, दिस इज, यहां से जो सर्किल पास कर रहा है,
यही है हमारा डिडेंडम सर्किल। देखिए यहां पे लिखा हुआ है दिस इज डिडेंडम सर्किल। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, अडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल समझ में आ गए। सबसे पहले पिच सर्किल हमने समझा, पिच सर्किल समझ में आ गया। क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्किल होता है जहां पर हम 2 गियर का प्योर रोलिंग मोशन इमेजिन कर सकते हैं। अब पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन अडेंडम सर्किल, अडेंडम होगा। पिच सर्किल के ऊपर का पार्ट अडेंडम सर्किल, सॉरी अडेंडम, और पिच सर्किल के नीचे का पार्ट डिडेंडम। तो पिच सर्किल के ऊपर का जो पार्ट हुआ उसको हमने बोला अडेंडम, और अडेंडम के टॉप मोस्ट पॉइंट से जो सर्किल पास होगा वो अडेंडम सर्किल, और डिडेंडम के सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो सर्किल पास होगा ये वाला, उसको बोलेंगे डिडेंडम सर्किल। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए यहां पे देखिएगा टॉप लैंड क्या होता है, जो टीथ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये हैच पोर्शन, इसको मैं थोड़ा रेड कलर से बना देता हूं। इसको देखिए, जो टीथ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टॉप लैंड। सबसे टॉप पे है ना, लैंड मतलब जमीन मान लीजिए एक तरीके की। तो ये थोड़ा जमीन के तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन सरफेस। तो ये क्या होता है, टॉप लैंड बोलते हैं इसको हम। टीथ के सबसे टॉप मोस्ट सरफेस को हम बोलते हैं टॉप लैंड। ठीक है, अब देखिए अगली चीज, यहां पे 2 चीज आएगी। ठीक है, अच्छा ये जो टीथ बना हुआ है, मैं किसी एक टीथ को ले लूं अगर, तो आगे से पीछे तक की जो टोटल लेंथ है उसको हम बोलते हैं फेस विड्थ। ठीक है, फेस विड्थ। ये ऊपर वाला जो पोर्शन जिसको मैंने हैच पोर्शन से बनाया है ये होता है टॉप लैंड, टॉप लैंड। और आगे से लेकर टीथ जितना अंदर तक गया होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फेस विड्थ। देखिए यहां से यहां तक की जो पूरी लेंथ बना दी है उसको हमने बोला हुआ है फेस विड्थ। ठीक है, अब यहां पे 2 चीजें आएंगी, फेस और फ्लैंक। इसको समझिए, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब समझिएगा फेस और फ्लैंक, फेस फ्लैंक समझिए। देखिए आपको पिच सर्किल समझ में आ गया, क्या बताया मैंने। अब उस पिच सर्किल से क्या करिए, आप एक लाइन पास कराइए। उस पिच सर्किल से आप एक लाइन पास कराइए, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ। कहने का ये मतलब है, देखिए ये मैंने एक टीथ का पोर्शन बना लिया। ठीक है, अब यहां कहीं से पिच सर्किल पास कर रहा होगा। ठीक है, यहां कहीं से मैंने एक इमेजिनरी सर्किल ले लिया कि लेट्स से यहां से कहीं से कुछ इस तरीके से पिच सर्किल पास कर रहा है। पिच सर्किल बोले तो जहां पर दोनों गियर का प्योर रोलिंग मोशन हम इमेजिनरी कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, अब जहां पर इसने ये कट किया, ठीक है, ये गियर का आया पार्ट, अब यहां से अंदर की तरफ क्या करिए, आप एक लाइन खींच दी पैरेलल टू दिस लाइन। इस वाली लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइन अंदर की तरफ, मतलब पिच सर्किल से अंदर की तरफ एक लाइन खींच दी। अब उस पिच सर्किल से जो अंदर की तरफ हमने लाइन खींची है उसके ऊपर के पोर्शन को हम बोलेंगे फेस। ठीक है, ये जो इसके ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखिए इसके जो ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पिच सर्किल के ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है। ये देखिए पिच सर्किल अगर यहां से पास कर रहा था, ध्यान से देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो पिच सर्किल बना है यहां पे, ये हो गया पिच सर्किल। ठीक है, इस पर अंदर की तरफ देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की पैरेलल वाली, जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है अंदर की तरफ। अब इसके ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं फेस। देखिए ये हुआ ना, पिच सर्किल पास कर रहा है, ये मैंने एक अंदर की तरफ लाइन खींची पैरेलल टू दिस लाइन, और इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा सरफेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेस, चेहरा। जैसे मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, गला मान लीजिए पिच सर्किल, तो ऊपर का जो पोर्शन है फेस, ठीक है, एक तरीके का। और पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फ्लैंक। अब यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा, मैं 2 बार बोल रहा हूं कि पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन फेस,
और पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन फ्लैंक। एक बार मैंने बोला पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन अडेंडम, पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन डेडेंडम। तो जब आप टीथ को फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू से आपको क्या दिखाई देगा? अडेंडम और डेडेंडम ही तो दिखाई देगा। ये फेस और फ्लैंक क्या है? ये तो साइड व्यू से दिखाई देंगे, सरफेस वाले पार्ट हैं, ये सामने वाले नहीं है। जब मैं सामने वाले पोर्शन की बात करूंगा तो पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन अडेंडम और पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन डेडेंडम, जब मैं सामने से बात करूंगा। और साइड में देखूंगा तो साइड में मुझे यही चीज तो दिखाई देगी। ये क्या दिखाई देगा? फेस दिखाई देगा और उसके नीचे का पोर्शन फ्लैंक। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या आप इसको? ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फेस है, दिस इज फेस। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन क्या है? फ्लैंक। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? क्लियर है पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? वापस से देखिए, यहां पर आ जाइए। तो देखिए, इसको जो मैंने बनाया है, तो जो मैंने बनाया, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ये जो पूरी सरफेस दिखाई दे रही है, ये सरफेस हो गई फेस। और ये जो सरफेस पिच सर्कल के नीचे का पार्ट है, ये दिस इज, ये क्या पोर्शन हो जाएगा? ये पोर्शन हो जाएगा फ्लैंक। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं सामने से देखूंगा, देखिए सामने से, अगर मैं तो बिल्कुल सामने से, अगर मैं सामने से देखूंगा तो पिच सर्कल के ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा अडेंडम। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? अडेंडम। और पिच सर्कल के नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा? पिच सर्कल के नीचे का पोर्शन हो जाएगा डेडेंडम। क्या ये बात क्लियर है अभी तक? कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद अडेंडम और डेडेंडम, देखिए यहां पे इतना पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन है अडेंडम और यहां से यहां तक का पोर्शन है डेडेंडम। मतलब पिच सर्कल के ऊपर का पार्ट अडेंडम और पिच सर्कल के नीचे का पार्ट डेडेंडम। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे टीथ की पूरी डेप्थ नहीं मिल जाएगी? अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे इस टीथ की पूरी डेप्थ नहीं मिल जाएगी? देखिए होल डेप्थ, तो होल डेप्थ कहां से कहां तक है? अगर मैं अडेंडम और डिडेंडम को ऐड कर दूं तो ये होल डेप्थ कितना हो जाएगा? दिस होल डेप्थ इज इक्वल टू, ये मुझे कब मिला? जब मैंने अडेंडम प्लस क्या किया? अडेंडम प्लस डिडेंडम। समझ में आया? होल डेप्थ, होल डेप्थ का मतलब है पूरी की पूरी डेप्थ। तो पूरी की पूरी डेप्थ हमें कैसे मिलेगी? पिच सर्कल के ऊपर का पार्ट है अडेंडम, पिच सर्कल के नीचे का पार्ट है डिडेंडम। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में क्या करूं? जोड़ दूं, तो क्या मुझे होल डेप्थ नहीं मिल जाएगी? ठीक है। अब देखिएगा यहां अगला पार्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए, आपको यहां पे एक और सर्कल दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा हुआ है क्लियरेंस। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये दिस पार्ट, ये क्लियरेंस है। क्लियरेंस का क्या मतलब हुआ? क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ? क्लियरेंस का मतलब हुआ खाली जगह। अब ये खाली जगह हम क्यों छोड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, जनरली ये जो अडेंडम और डिडेंडम होते हैं, इनमें डिडेंडम की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है अडेंडम से। मतलब ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली हाइट इस अडेंडम से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है। अब कितनी ज्यादा होती है वो हम देखेंगे, अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ठीक है। फिर भी 20 डिग्री स्टैंडर्ड के लिए 0.157 मॉड्यूल इतनी होती है, वो अभी हम बाद में देखेंगे क्या होता है। अब इसको समझिएगा कि ये क्लियरेंस छोड़ा क्यों जाता है। अच्छा, ये जो इतनी जगह बची हुई है, मतलब इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच में इतनी जगह ये आपको दिखाई दे रही है ना, तो इस जगह में क्या होता है? इस जगह में दूसरे गियर का टीथ एंटर करता है।
अच्छा, पावर ट्रांसमिट कैसे होगी? जब एक गियर दूसरे गियर के साथ मीट करेगा ना, आप देखो इसको ऐसा समझिए, देखिए ये इमेजिन करिए मेरा हाथ एक सर्किल है, इस तरीके से मैं बना देता हूं, दिस इज सर्किल ऑन माई हैंड, ठीक है, मैं इस केस से बना रहा हूं। ठीक है, देखिए लेट्स इमेजिन दिस इज द बेस सर्किल जिसके ऊपर सारा काम हो रहा है, और ये जो इस तरीके से मेरे फिंगर्स और अंगूठे हैं, इनको आप इमेजिन करिएगा, दीज आर द टीथ, ठीक है, ये टीथ हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है यहां से मेरा पिच सर्किल पास कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा अडेंडम, ये वाला पोर्शन हो जाएगा डिडेंडम। अब अगली चीज कि इनके बीच में ये जो जगह खाली है, आपको ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है, इसमें क्या होगा, और ये गियर अपनी पोजीशन पे ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन पे घूम रहे होंगे। अब इस खाली जगह में क्या होता है, ये जो दूसरा, मेरे दूसरे हाथ को मेरा दूसरा गियर समझेगा, वो इसमें आके इस तरीके से एंटर करेगा, इस तरीके से इमेजिन कर पा रहे हैं ये दो कोई देखिएगा, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जब पहला गियर रोटेट करेगा तो ये दूसरे को तो घुमाएगा ना इस तरीके से, तो इस खाली जगह में क्या होता है, एंटर करता है जो दूसरा गियर, जो मेटिंग गियर है, उस मेटिंग गियर का टीथ इस खाली जगह में एंटर करता है। तो जब एंटर करेगा, देखिए क्या होता है कि जब वो टीथ एंटर करता है, देखिए इमेजिन करिएगा कि दिस इज द टीथ ऑफ अनदर गियर और दिस इज द टीथ ऑफ फर्स्ट गियर। तो जब वो एंटर करेगा ना, तो इतनी खाली जगह, ये जो मैंने इतना पोर्शन यहां पे खाली किया हुआ है, इसको इमेजिन करिएगा, इतना पोर्शन खाली रहता है, दिस इज द क्लियरेंस, दिस इज द क्लियरेंस, और इतनी खाली जगह छोड़नी पड़ती है, अदरवाइज अगर वो टीथ इसमें पूरा एंटर कर जाएगा तो एक तरीके की जैमिंग हो जाएगी, मतलब वो टीथ इसमें जाकर फंस जाएगा। इसलिए क्लियरेंस हम थोड़ी सी जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्मूथ ऑपरेशन हो सके, बहुत ही स्मूथ हमारा गियर वर्क करे, जैमिंग की प्रॉब्लम ना आए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहां पे टॉप लैंड मैंने आपको दिखाया, वैसे ही बॉटम लैंड हो जाएगा, मतलब ये जो जगह खाली है इसका जो सबसे बॉटम सरफेस, जो सरफेस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे बॉटम लैंड, ठीक। तो अब ये जो क्लियरेंस हुआ, उस क्लियरेंस का जो सर्किल पास करेगा उसका क्या नाम हो जाएगा, क्लियरेंस सर्किल। जैसे अडेंडम का जो सर्किल पास कर रहा था अडेंडम सर्किल, डिडेंडम का जो सर्किल पास कर रहा था डिडेंडम सर्किल, वैसे जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस का सर्किल क्या हो जाएगा, क्लियरेंस सर्किल, ठीक। अब जो टीथ होते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे ऐसा नहीं होता, इस तरीके की शेप नहीं होती, मतलब यहां पे ऐसा शार्प एज नहीं होता, वो फिगर बनाने के लिए ऐसे दिखाई जाता है, असल में जो रियल में मैन्युफैक्चरिंग होती है यहां पे इस तरीके का शार्प नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा फिलेट रेडियस होती है वहां पर, ऐसे थोड़ी फिलेट रेडियस, देखिए यहां पे शार्प नहीं, यहां पे थोड़ी सी कर्वेचर टाइप का है। तो ये क्यों बनाया जाता है, अगर हम शार्प एज बना देंगे तो एट द शार्प एज देयर विल बी लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जहां पे नोचेस बने होते हैं या शार्प एज होते हैं वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम अपने वर्किंग गियर में स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नहीं चाहते, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में क्या होगा, वर्किंग कंडीशन में एक तो वैसे ही इंपैक्ट स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे, और अगर हमारे सिस्टम में शार्प एज या स्ट्रेस कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा तो ऑलरेडी पहले से स्ट्रेस प्रेजेंट है, और स्ट्रेस प्रेजेंट हो जाने की वजह से वो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, उसकी वर्किंग पर अफेक्ट कर सकता है। तो हम अपने सिस्टम में शार्प एज नहीं बनाते, थोड़ी सी फिलेट रेडियस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर ये पॉइंट? अब चलिए बाकी सारी बातों को हम डिफिनेशंस के थ्रू देखते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे। ये चीज आपको समझ में आ गई, पिच सर्किल। अब ध्यान से देखिए, मैंने सारी चीज आपको समझा दी, बार बार मैं इस फिगर की हेल्प लेता रहूंगा सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझाने के लिए, ठीक है। बार बार मैं बैक स्लाइड पे आऊंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज आपको मैंने समझाई दी। अब देखिए अडेंडम सर्किल बताया मैंने, अ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ, मैंने बताया आपको
कि टूथ का जो सबसे टॉप पोर्शन होता है वहां से अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें और कंसेंट्रिक टू द पिच सर्किल, कह रहा है कि ये समकेंद्रीय होता है। कंसेंट्रिक का मतलब इसका भी सेंटर, जो आप यार जब सेंटर बनाओगे तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना। आप जब भी कोई सर्किल बनाओगे तो सर्किल का सेंटर होना जरूरी है, तो वो सेंटर क्या होगा, दैट सेंटर विल बी कंसेंट्रिक टू द पिच सर्किल। मतलब पिच सर्किल का जो सेंटर मानकर हमने सर्किल खींचा था, इस अडेंडम सर्किल का भी वही सेंटर होगा जो पिच सर्किल का था। क्लियर पॉइंट। इट विल बी कंसेंट्रिक टू द पिच सर्किल इज नोन एज अडेंडम सर्किल। अडेंडम इज अ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द अडेंडम सर्किल। ठीक है, वही कह रहा है कि ये क्या है, एक तरीके की रेडियल डिस्टेंस है किसके किसके बीच, पिच सर्किल के बीच और अडेंडम सर्किल के बीच। देखिए यहां फिगर यही तो है। तो ये पिच सर्किल और अडेंडम सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस हो उसी को तो हमने क्या बोला है, अडेंडम। क्लियर। अब उसके बाद देखिए डिडेंडम सर्किल, जैसे अडेंडम सर्किल वैसे डिडेंडम सर्किल। डिडेंडम सर्किल क्या है, अ सर्किल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टीथ। जैसे देखिए इसको हमने कहां से ड्रॉ किया है, अडेंडम सर्किल को हमने टॉप ऑफ द टीथ से ड्रॉ किया हुआ है और डिडेंडम सर्किल को कहां से ड्रॉ किया है, बॉटम ऑफ द टीथ से। तो इसके डिफिनेशन में क्या आएगा, अ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टीथ एंड कंसेंट्रिक विद द पिच सर्किल। मतलब इस डिडेंडम सर्किल का भी सेंटर वही होगा जो पिच सर्किल का होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया कि यहां पे हम सारी की सारी चीजें किससे डील करेंगे, पिच सर्किल से डील करेंगे। ठीक है, तो इसका भी डिडेंडम सर्किल का भी सेंटर वही होगा जो हमारा किसका था, पिच सर्किल का था। क्या ये पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं, डिडेंडम इज द, ये डिडेंडम क्या होगा हमारा, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल एंड द डिडेंडम सर्किल एंड इट इज इक्वल टू 1.157 मॉड्यूल। देखिए इन दोनों लाइन को आप जरा हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, येलो कलर से कर, इसको हम येलो कलर से करते हैं। इसको हम येलो कलर से करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा डिडेंडम सर्किल में मैंने क्या बोला हुआ है कि जो डिडेंडम होता है इट इज इक्वल टू, जनरली जो लिया जाता है डिडेंडम सर्किल में, कितना लिया जाता है स्टैंडर्ड गियर के लिए 1.157 मॉड्यूल। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो डिडेंडम है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है किससे, अडेंडम से। जो अडेंडम की वैल्यू है वो 1 मॉड्यूल है। देखिए जो अडेंडम है, दैट अडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल और दिस डिडेंडम इज इक्वल टू 1.157 मॉड्यूल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डिडेंडम बड़ा होता है किससे, अडेंडम से। ठीक है, और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। मतलब जब हम क्लियरेंस निकालेंगे ना, जब हम क्लियरेंस निकालेंगे तो दैट क्लियरेंस विल बी डिडेंडम माइनस अडेंडम, और वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.157 मॉड्यूल माइनस 1 मॉड्यूल, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा लगभग 0.157 मॉड्यूल। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर, पॉइंट समझ में आई। आगे देखते हैं सर्कुलर पिच। देखिए सर्कुलर पिच क्या है, सर्कुलर पिच, फिगर में आइए पहले आप, फिगर देखिए। तो आपको ये दिखाई दे रहा है सर्कुलर पिच, मतलब एक टीथ से आप पिच सर्किल पे चलना चालू करिए। देखिए ये डिस्टेंस कहां पे मेजर की जाएगी, जो हम सर्कुलर पिच निकालने जा रहे हैं वो सर्कुलर पिच किस पर निकालेंगे, पिच सर्किल पे। हम पिच सर्किल के अलोंग मूव कर रहे हैं,
जैसे पिच सर्किल जा रहा है, मैं पिच सर्किल पर ही चल रहा हूं। सर्कुलर पिच डिफाइन करने के लिए हम पिच सर्किल पर ही चल रहे हैं। अब चलना कैसे है इसको ध्यान दीजिए। ये जो पिच सर्किल है, इस पर आप एक तीत के सबसे फ्रंट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करिए चलना। मतलब जो तीत है उसका जो सबसे पहला पॉइंट दिखाई दिया आपको पिच सर्किल पर, वहां पे चलना स्टार्ट करिए और चलते चलते तब तक चलना है जब तक आपको वापस सेम उसी तरीके का पॉइंट आपको दूसरे तीत पर नहीं दिखाई दे जाता। देखिए, जैसा देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसका मैं नाम रख देता हूं ए, ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये किसी तूत का क्या है, किसी तूत का सबसे पहला पॉइंट है ना जो आपको मिला। अब हम चलते चलते किसी दूसरे तूत के उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपको एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है। कहां पर, किस पर चलना है, आपको पिच सर्किल पर चलना है, यह ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले हिंट किया था कि इस गियर टर्मिनोलॉजी में मैक्सिमम चीजें हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, पिच सर्किल के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो हमने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, किस पर, पिच सर्किल पर, जब तक हमको दूसरे टूथ पर सेम उसी तरीके का पॉइंट नहीं मिल जाता। देखिए ये भी क्या है, ए क्या है, ए भी किसी गियर टीथ का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां पर इसको नाम दे देते हैं बी, और यहां पर बी भी क्या है, किसी गियर टीथ का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो हमने डिस्टेंस चली, दिस डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज माई सर्कुलर पिच। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ सी से। क्या ये बात समझ में आई? सर्कुलर पिच को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने एक पिच सर्कल बनाया, ठीक है। इस पर मैं तीत बना देता हूं। लेट्स से मैंने 4 तीत बना लिया, देखिए फिगर को समझिएगा। अब मैंने क्या बोला यहां पर, लेट्स से इमेजिन कि दिस इज द पिच सर्कल, ठीक है, दिस इज अ पिच सर्कल। यहां से मैं ब्लू कलर से बनाता हूं पिच सर्कल को। एक इमेजिनरी सर्कल बना है जहां पे दूसरा गियर यहां पर प्योर रोलिंग कर रहा होगा। तो अब इस पॉइंट को समझिएगा कि सर्कुलर पिच हम निकालते कैसे हैं। सर्कुलर पिच, देखिए ये हमारी है पिच सर्कल, जितनी भी चीजें हम डील करेंगे यहां पर पिच सर्कल से ही डील करेंगे। दिस इज पिच। तो अगर ये कोई पिच सर्कल है तो इसकी कोई ना कोई डायमीटर होगी। तो लेट्स से मैंने बोल दिया कि यहां से दिस इज द डायमीटर डी। तो अगर ये डायमीटर डी है तो पूरा का पूरा पिच सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर या पाई इंटू डी। यार ये पूरी ब्लू लाइन, ये पूरी सरकमफेरेंस ब्लू वाली कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर ही तो होता है परिमाप, 2 पाई आर, ठीक है। इसको मैंने लिखा पाई और इसको 2 आर को एक साथ लिखा, तो पाई और 2 आर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना होता है, डायमीटर होता है। तो क्या इसको मैं पाई इंटू डी बोल सकता हूं? बिल्कुल, ठीक। तो ये पूरी की पूरी जो सरकमफेरेंस है ये हमारी कितनी हो गई, ये हो गई पाई इंटू डी, पाई इंटू ये डायमीटर, ठीक है, पाई इंटू ये डायमीटर। ये पूरी यहां से यहां तक हो गई पूरी डायमीटर, इसका व्यास। अब देखिए सर्कुलर पिच कैसे निकालेंगे। अगर मैंने मान लिया, लेट्स इमेजिन, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेट्स इमेजिन कि दिस पाई इंटू डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूं सिर्फ। लेट्स से दिस पाई इंटू डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने माना कि ये जो पाई इंटू डी आ रहा है यहां पर, फॉर दिस केस लेट्स से 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे सर्कुलर पिच? सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है P ऑफ C इज इक्वल टू पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई, ये T क्या है? T इज द नंबर ऑफ टीथ। मतलब इस पर आपको जितने नंबर ऑफ टीथ दिखाई दे रहे हैं उतने से अगर हम डिवाइड कर दें, किसको? पाई इंटू डी को, जहां पे डी क्या है? डी है डायमीटर। किसके डायमीटर? पिच सर्कल की। बात समझ में आई? सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई डी बाई टी। टी क्या है? नंबर ऑफ टीथ है, इस पर कितने नंबर ऑफ टीथ बने हुए हैं, ठीक है। डी क्या है? डायमीटर है। किसकी डायमीटर है? पिच सर्कल की डायमीटर है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि लेट से पाई इंटू डी को सॉल्व करने पर 100 सेंटीमीटर आ गया, और यहां पर हमें कितने टीथ दिखाई दे रहे हैं? हमें 4 टीथ दिखाई दे रहे हैं। तो फॉर दिस केस समझाने के लिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो ये हमारा फॉर दिस एग्जाम्पल हमारा सर्कुलर पिच कितना आ जाएगा? यहां पे नंबर ऑफ टीथ आपको टी कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4। निकालिए तो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 25 सेंट पर टीथ। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टीथ, मतलब यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, जब तक अगले टीथ का सेम पॉइंट नहीं मिल जाता, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट? देखिए यहां तक मिल गया हमको अगले टीथ का सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। वापस से यहां से स्टार्ट करिए चलना, और जब तक अगले टीथ का स्टार्टिंग पॉइंट ना मिल जाए, ये वाला मिल गया वापस से, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। वापस चलना स्टार्ट करिए जब तक अगले टीथ का स्टार्टिंग पॉइंट ना मिल जाए, यही है अगले टीथ का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से चलना स्टार्ट करना है हमें, तो इस पूरी डिस्टेंस को मिला लीजिए इस तरीके से। चलना कहां पे है ये ध्यान दीजिएगा, चलना है हमें पिच सर्कल पर। हमें कहां चलना है? पिच सर्कल पर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। वापस से यहां से चलना स्टार्ट करिए जब तक यहां पे नहीं पहुंच जाते। वापस से ये कितना हो जाएगा? 25। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो अब सर्कुलर पिच निकाल लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पाई डी बाई टी। पाई डी मतलब कितना सरकमफेरेंस घेरा है पिच सर्कल ने, ठीक है, और उस पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, तो हर एक टीथ ने कितना स्पेस ले रखा है, आपको वो पता चल जाएगा कि पर टीथ कितना स्पेस आया हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? डिफिनीशन पढ़ लेते हैं सर्कुलर पिच की। इट इज द डिस्टेंस अलोंग द पिच सर्कल। देखिए लिखा है ना, अलोंग द पिच सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम पिच सर्कल पर चलें, तो पिच सर्कल के अलोंग चलें, तो इट इज अ डिस्टेंस अलोंग अ पिच सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अ टूथ टू द करेस्पॉन्डिंग और द सिमिलर पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूथ। देखिए लिखा हुआ है ना कि आपको एक टूथ के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है जब तक सिमिलर पॉइंट आपको अगले टूथ पे ना मिल जाए। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे पिच सर्कल, सर्कुलर पिच, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर पिच। समझ में आया? आपको एक टूथ के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है जब तक आपको सिमिलर या करेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगले नेक्स्ट वाले टूथ पे ना मिल जाए, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर पिच। फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी डिवाइडेड बाई। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देखिए, एज पर गियर हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ। देखिए एक नंबर ऑफ टीथ आपको दे रखा है, पिच सर्कल डायमीटर दे रखा है, तो आपको सर्कुलर पिच बताना है। बहुत आसान। तो P ऑफ C का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कितना? पाई डी डिवाइडेड बाई टी। पाई इंटू डायमीटर कितना है? पिच सर्कल डायमीटर कितना है? जो डायमीटर है ध्यान रखिएगा पिच सर्कल की है, पिच सर्कल डायमीटर यहां पे हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? पाई डी डिवाइडेड बाई टी। कितने नंबर ऑफ टीथ हैं? 22, ठीक है। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई होता है 22/7। ये 14 हो गया डिवाइडेड बाई 22। 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 से 14 गया, 2 टाइम्स कितना आ गया? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 mm। क्लियर? गियर टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड्यूल को हम डिफाइन करते हैं m इज इक्वल टू, मॉड्यूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? m इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। डी बाई टी। आपको कुछ ये मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है सर्कुलर पिच,
हमने सर्कुलर पिच कितना पढ़ा था? सर्कुलर पिच पढ़ा था हमने पाई डी डिवाइडेड बाई टी, और दिस डी बाई टी इसको हमने क्या बोला हुआ है? इसको हमने डिफाइन किया है मॉड्यूल। तो क्या सर्कुलर पिच को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं? पाई इंटू एम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर्कुलर पिच का एक ये भी फॉर्मूला आप देखोगे आगे कि पी ऑफ सी सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू एम। अब ये मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन mm टू द नंबर ऑफ टीथ। जब हम पिच सर्कल डायमीटर को डी को पिच सर्कल डायमीटर, ये डायमीटर किसका होता है? पिच सर्कल का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टीथ हैं उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मॉड्यूल मिल जाता है। जैसे हमने सर्कुलर पिच पढ़ा वैसे एक होता है डायमीट्रल पिच। इसको देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर, बट डायमीटर शुड बी इंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायमीट्रल पिच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? P ऑफ D इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई D। बट दिस D शुड बी इन इंच। क्या आपको ये मॉड्यूल का उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको डायमीट्रल पिच मॉड्यूल का उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है? मॉड्यूल को हमने कैसे डिफाइन किया है? डायमीट्रल पिच डिवाइडेड बाई डायमीटर क्या डी, और डी क्या है? पिच सर्कल डायमीटर। तो मॉड्यूल को हमने डिफाइन किया है m इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर जो कि mm में है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। और अगर हम इसी को पलट दें, टी को ऊपर कर दें, डी को नीचे कर दें, तो ये क्या बन जाता है? ये डायमीट्रल पिच बन जाता है। बट एक चेंज हुआ है कि ये जो हम इस बार डी लेंगे यहां पर mm में ना लेकर किस में लेंगे? इंच में लेंगे। इतना चेंज हुआ है कि अगर हम मॉड्यूल वाली डिफिनेशन को डी को नीचे कर दें, मॉड्यूल में जो डी बाई टी है, डी को नीचे कर दें और टी को ऊपर कर दें, बट बशर्ते एक शर्त है इसमें, क्या कि जो अब हम डायमीट्रल पिच में डी लेंगे डायमीटर, वो डायमीटर किस में होगा हमारा? वो होगा इंच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन बनेगी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ, दिस टी नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाई क्या है? पिच सर्कल डायमीटर। दिस डी इज अ पिच सर्कल डायमीटर, लेकिन किसमें? इंच में। तो हमारी जो डेफिनेशन बनेगी उसको हम बोलते हैं डायमीट्रल पिच, पी ऑफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब हम सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का मल्टीप्लाई कराते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच, तो ये गुणा करने पर हमें कितना देता है? ये पाई के बराबर आता है। कैसे आता है? देखिए, ये बार बार एग्जाम्स में आता रहता है, इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैसे आता है जरा बताइए? सर्कुलर पिच हमने कितना पढ़ा? इसको मैं क्लियर करता हूं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। सर्कुलर पिच हमने कितना पढ़ा है? सर्कुलर पिच हमने पढ़ा हुआ है सर, पीसी इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई टी। पाई डी डिवाइडेड बाई टी, बोलिए क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। और हमने पी डी कितना पढ़ा है? ये सर्कुलर पिच हो गया। और डायमीट्रल पिच हमने कितना पढ़ा? अभी डायमीट्रल पिच पढ़ा है हमने टी बाई डी, टी बाई डी। तो जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो P ऑफ C इंटू पी ऑफ डी, मतलब सर्कुलर पिच इंटू डायमीट्रल पिच, ये सर्कुलर पिच इंटू डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है क्या? ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे? कट पुट के बचा सिर्फ पाई। तो P ऑफ C सर्कुलर पिच इंटू पी ऑफ डी डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू क्या आ गया? ये बराबर आ गया मेरा पाई के। इस रिलेशन को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड द मॉड्यूल इज क्या होता है? सर्कुलर पिच कितना होता है? देखिए, सर्कुलर पिच को हमने डिफाइन किया हुआ है PC इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई टी से, और मॉड्यूल को हमने किसने से डिफाइन किया है? D बाई टी से।
तो क्या इस d/t की जगह हम m रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो P ऑफ C कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई इंटू, और ये d/t जो हमने लिखा हुआ है, इस d/t, ये जो हमने यहां पर d/t लिखा है, इस d/t की जगह m रख दीजिए, तो यहां पे m हो गया। हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है? सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल को सर्कुलर पिच के नीचे ले आइए, कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, यहां पे देखिए, पीसी डिवाइडेड बाई मॉड्यूल को यहां पर ले आइए, क्या बचेगा? यहां पर बचेगा पाई। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? पाई के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है। A spur gear with pitch circle diameter d has number of teeth t. The मॉड्यूल को हमने कैसे डिफाइन किया है? मॉड्यूल को हमने डिफाइन किया है d/t से ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? d/t। देख लीजिए कहां पे है d/t, ऑप्शन है। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब टूथ थिकनेस क्या होती है? टूथ थिकनेस नाम ही बता रहा है कि टूथ ने कितना स्पेस लिया है, बट कहां पर टूथ ने कितना स्पेस लिया है, लेकिन वो स्पेस किसके अलोंग देखेंगे हम? वो स्पेस देखेंगे पिच सर्किल के अलोंग। वापस से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये कि पिच सर्किल पर अगर हम चलें, तो पिच सर्किल पर चलने पर टूथ ने कितना स्पेस लिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्या? टूथ थिकनेस। ये वाली ये बात समझ में आ रही? जैसे हमने सर्कुलर पिच कैसे डिफाइन किया है? सर्कुलर पिच हमने, जब टूथ के एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करो, जब तक आपको वैसा सिमिलर या करेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगले टूथ पे ना मिल जाए, लेकिन चलना किसके अलोंग है? सर्कुलर पिच के अलोंग। चलना किसके अलोंग है? पिच सर्किल के अलोंग। सॉरी, किसके अलोंग चलना है हमें? पिच सर्किल के अलोंग। सेम वैसे ही जब हम टूथ थिकनेस की बात करेंगे, तो अगर हम पिच सर्किल पर चलें और ये देखें कि एक टूथ ने कितनी थिकनेस कवर की हुई है, तो इतनी थिकनेस कवर की है ना, इसी को हम बोलेंगे टूथ थिकनेस। क्या बात समझ में आई? अगर हम पिच सर्किल पर चलें तो किसी एक पर्टिकुलर टीथ ने कितने स्पेस को लिया हुआ है, कितनी थिकनेस को कवर किया है, उसी थिकनेस को हम क्या बोल देंगे? टूथ थिकनेस। नाम ही बता रहा है टूथ थिकनेस। क्लियर है पॉइंट? अगला एक आएगा टूथ स्पेस। टूथ स्पेस का मतलब है किन्हीं दो टूथ के बीच की जो खाली जगह होगी, जिसमें दूसरा मेटिंग गियर एंटर करेगा। दो गियर टूथ के बीच में जो खाली स्पेस होता है, जिसमें अगला गियर मेटिंग गियर, जैसे ये देखिए इस तरीके से ये टूथ बने हुए हैं कई सारे। तो एक पहला टूथ, ये दूसरा टूथ, इसके बीच में जो खाली जगह ये बनी हुई है ना, उसके बीच जहां पे अगला गियर आके टूथ उसका एंटर करेगा, तो जो स्पेस खाली है उस स्पेस को हम बोलेंगे टूथ स्पेस। अगेन लेकिन किसके अलोंग लेना है हमें? पिच सर्किल के अलोंग। भाई स्पेस तो बहुत सारा खाली है ना, देखिए स्पेस तो यहां पर भी खाली है, देखिए स्पेस तो यहां पर भी है कुछ खाली, यहां पर भी खाली, यहां पर भी खाली, यहां पर भी खाली। तो हर जगह की स्पेस अलग अलग है, लेकिन हमें कौन सी स्पेस लेनी है? ये वाली जो पिच सर्किल के अलोंग है, उसी को हम क्या नाम देंगे? टूथ स्पेस या विड्थ ऑफ स्पेस। बात समझ में आई? उसी को हम नाम देंगे, ये जो पिच सर्किल पर खाली है उसी को हम नाम देंगे टूथ स्पेस। कि टूथ के बीच में, टूथ के दो टूथ के बीच में कितना स्पेस खाली है, वही हो जाएगा मेरा टूथ स्पेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वापस आते हैं उस पॉइंट पे। तो देखिए टूथ थिकनेस समझ में आ गई। टूथ स्पेस देखिए, द स्पेस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टूथ, मतलब जो दो एक जैसे टूथ हैं, एक के बाद अगला। कॉन्जिक्यूटिव टूथ का मतलब है कि एक टूथ के बाद जस्ट अगला टूथ, ठीक है? उन दोनों के बीच में जो स्पेस खाली है, लेकिन ये किसके अलोंग लेना है? अलोंग हमको लेना है किसके? ये पिच सर्किल के अलोंग। ध्यान रखिएगा सारी की सारी चीजें हमको पिच सर्किल के अलोंग ही डिस्कस करनी है। तो वो जो स्पेस खाली होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टूथ स्पेस। समझ में आया? बैकलैश, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस which is generally provided to avoid jamming due to the thermal expansion। अब देखिए यहां पे आते हैं वापस से।
अब देखिए जो टूथ स्पेस यहां पे खाली है, मतलब दो टूथ के बीच में यहां पर जो जगह खाली है, दिस इज टूथ स्पेस। यहां पर दो टूथ के बीच में जो स्पेस खाली है, तो इसमें क्या आएगा, इस जगह में क्या एंटर करेगा, इस जगह में एंटर करेगा अगला जो इसका मेटिंग गियर है उसका टूथ ही तो एंटर करेगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए टूथ का स्पेस खाली है तो उसमें अगले गियर का टूथ ही तो एंटर करेगा। तो ये जो स्पेस हम बनाते हैं ये इस टूथ की थिकनेस, मतलब इस टूथ की थिकनेस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस आया है ना, मतलब ये जो स्पेस टूथ थिकनेस से जितना ज्यादा है, मतलब टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस, टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस, तभी तो अगला बात। भाई देखो, अगर ये चीज इसमें एंटर कर जा रही है मतलब इसकी थिकनेस कम होगी और स्पेस की थिकनेस ज्यादा है, तभी तो ये इसमें एंटर कर जा रहा है। जो चीज बड़ी होती है वो अपने अंदर समाहित करती है, इसकी थिकनेस कम होगी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा तो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होगा कि बस एंटर कर जाए। क्लियर? तो ये हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज अगर हम उतना ही, मतलब इसकी जितनी थिकनेस है अगर उतना ही स्पेस बना लेंगे तो एंटर तो कराएंगे फिर वो जैम हो जाएगा, जैम हो जाएगा। जैसे आप बर्तन डिब्बे के ढक्कन को देखो तो ढक्कन थोड़ा सा बड़ा होता है किसके, आउटर पेरिफेरी के, तभी तो उसके ऊपर फिट हो जाता है। अगर आप सेम साइज का बनाओगे वो तो फिर जाके जाम हो जाएगा ना वहां पर। क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आते हैं यहां पर वापस से। तो देखिए बैकलैश क्या होता है, बैकलैश होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस, मतलब बैकलैश अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इसको हम बोलेंगे बैकलैश इज इक्वल टू टूथ स्पेस माइनस ऑफ टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस। लेकिन किसके अलोंग, किसके अलोंग, किसके अलोंग, किसके अलोंग, पिच सर्किल, अलोंग अलोंग पिच सर्किल। ठीक है, और किया किस लिए जाता है, टू अवॉइड जैमिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना भाई, जो वर्किंग होती है गियर की बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब जब रब होगा, स्लाइड करेगा एक गियर का टीथ दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से मे बी वहां पे थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, और थर्मल एक्सपेंशन होने की वजह से जो टूथ की थिकनेस है मे बी थोड़ी सी बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी तो वो जब एंटर करेगा जाके जैमिंग की प्रॉब्लम दे सकता है। भाई उतनी जगह में जब अब ज्यादा टूथ थिकनेस एंटर करेगा तो जैमिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बड़ा बनाते हैं टूथ थिकनेस, ताकि अगर थर्मल एक्सपेंशन भी हो तो वो जैमिंग की प्रॉब्लम ना आने पाए। क्लियर पॉइंट? क्या है, इज द रिवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच। डायमेट्रल पिच का रिवर्स क्या होता है, मॉड्यूल होता है ना, क्योंकि हमने मॉड्यूल पढ़ा हुआ है। मॉड्यूल कितना होता है, d/t, और डायमेट्रल पिच कितना होता है, डायमेट्रल पिच हमने पढ़ा हुआ है t/d। तो आंसर कितना हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिच इज इक्वल टू, बताइए मॉड्यूल कितना होता है, मॉड्यूल होता है d/t, और डायमेट्रल पिच pd कितना होता है, t/d। तो जब हम दोनों का गुणा कराएंगे तो दोनों का गुणा कराइए, दोनों का गुणा कराने पर क्या मिलेगा, d/t, t/d उड़ गया, कितना आ गया, क्लियर? फेस देखिए, फेस मैंने आपको समझा दिया, द पोर्शन ऑफ द टूथ प्रोफाइल अबव द पिच सरफेस। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिए, ये जो पिच सर्किल यहां से ये पिच सर्किल पास कर रहा है, अंदर की तरफ मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ना अबव द पिच सरफेस, यही है फेस। ये देखिए यहां पर ये पूरा फेस है, दिस इज कंप्लीट फेस, और पिच सर्किल के नीचे का पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैंक। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी। तो फ्लैंक क्या हो जाएगा, द पोर्शन ऑफ द टूथ प्रोफाइल बिलो द पिच सरफेस, जो पिच सरफेस के नीचे होगा वो हो जाएगा फ्लैंक। क्लियरेंस, क्लियरेंस मैंने आपको बताया कि जो हम थोड़ी सी जगह प्रोवाइड करते हैं, डिडेंडम माइनस अडेंडम, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ अ मैशिंग गियर व्हेन अ कांटेक्ट इज एट पिच पॉइंट, द सर्कल पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द मैशिंग गियर इज नोन एज क्लियरेंस सर्कल। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्लियरेंस क्या होता है, डिडेंडम माइनस अडेंडम, जब हम उनको माइनस करेंगे तो जो रेडियल डिस्टेंस मिलेगी उसी को हम बोलेंगे क्या, क्लियरेंस।
क्लियर? टोटल डेप्थ मैंने आपको बता दिया क्या, जब आप अडेंडम और डिडेंडम को जोड़ दोगे तो आपको टोटल डेप्थ मिल जाती है। इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम एंड द डिडेंडम सर्कल्स ऑफ अ गियर। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ अडेंडम प्लस डिडेंडम। ये मैंने आपको पहले ही फिगर से समझा दी है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही फिगर से समझा दी है। देखिए ये हो गया अडेंडम और ये हो गया डिडेंडम। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें होल डेप्थ बोल दीजिए, या इसी होल डेप्थ को और क्या बोल रहे हैं हम, टोटल डेप्थ, पूरी की पूरी डेप्थ। पॉइंट समझ में आई? ठीक है, दिस इज द वर्किंग, दिस इज द होल डेप्थ। अडेंडम और डिडेंडम सर्कल के बीच की रेडियल डिस्टेंस को हम बोलेंगे होल डेप्थ या टोटल डेप्थ। वापस आ जाइए उस पॉइंट पे, वर्किंग डेप्थ। अब इसको आप याद रखिएगा, वर्किंग डेप्थ क्या होता है? वर्किंग डेप्थ, इट इज द सम ऑफ वर्किंग डेप्थ। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, सम ऑफ अडेंडम ऑफ टू गियर्स। मतलब जो हमारे पास दो मेटिंग गियर हैं, अगर हम दोनों के अडेंडम को जोड़ दें तो हमें वर्किंग डेप्थ मिलती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, टोटल डेप्थ मतलब अडेंडम प्लस डिडेंडम, ठीक है, और वर्किंग डेप्थ मतलब सम ऑफ अडेंडम ऑफ टू गियर्स। मतलब जो हमारे पास दो गियर है ना, पहले वाले गियर का अडेंडम लीजिए, दूसरे वाले गियर का अडेंडम लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो वो हमें वर्किंग डेप्थ देगा कि कितनी डेप्थ में वर्किंग हो रही है। ठीक है, जैसे आप देखो इस पॉइंट को ऐसे समझो, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये चीज यहां पे डिफिनीशन लिखी नहीं है। ठीक, ये मैंने गियर का एक टीथ बना लिया। अब क्या हो रहा है कि लेट से पिच सर्किल यहां से पास कर रहा है, इसका जो पिच सर्किल है, लेट से दैट इमेजिनरी सर्किल इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम हियर। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम अडेंडम बोल देंगे। ठीक है, दिस इज द अडेंडम, दिस इज द अडेंडम ऑफ फर्स्ट गियर, अडेंडम ऑफ फर्स्ट गियर। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जब दूसरा गियर यहां पे आएगा तो दूसरा गियर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से। ये दूसरे गियर जो ऊपर से गियर आ रहा है उसका डेप्थ कुछ इस तरीके से होगा, तो उस वाले का जो पिच सर्किल होगा, लेट से यहां से पास कर रहा है इतना, उस वाले का जो पिच सर्किल पास कर रहा होगा कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा यहां से। तो ये जो डिस्टेंस मैंने बनाई ये वाली, जो दूसरा गियर है उस गियर का पिच सर्किल, दूसरे गियर का पिच सर्किल ये ब्लैक डॉटेड लाइन से पास कर रहा है, उसका जो अडेंडम हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द अडेंडम ऑफ दिस इज द अडेंडम ऑफ सेकंड। तो आप देख पा रहे हो ना वर्किंग कितने में हो रही है। ये पहला गियर हो गया, पहले गियर का अडेंडम और दूसरे गियर का अडेंडम। तो इस वाले पॉइंट से लेकर आप देखो, ध्यान से देखना, नजर मत भटकाना, ध्यान से देखना। क्या अगर मैं इसको एक सर्किल इस तरीके से बना लूं तो क्या इतने में टोटल हमारी वर्किंग हो रही है? क्या इतने में ही वर्किंग हो रही है टोटल? दिस इज अ वर्किंग डेप्थ। ठीक है, और वर्किंग डेप्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द वर्किंग डेप्थ एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ अडेंडम ऑफ टू गियर्स।
कि जब हम दोनों गियर के अडेंडम्स को जोड़ देते हैं तो हमें वर्किंग डेप्थ मिलती है, ठीक है। और हमें टोटल डेप्थ कब मिलती है, ध्यान से देखिए, हमें टोटल डेप्थ कब मिलती है, टोटल डेप्थ हमें तब मिलती है जब हम क्या करते हैं, जब हम अडेंडम, किसी एक गियर के अडेंडम प्लस डिडेंडम दोनों को जोड़ें। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टोटल वर्किंग डेप्थ सम ऑफ अडेंडम ऑफ टू गियर्स, टोटल डेप्थ अडेंडम प्लस डिडेंडम, और जब हम इसी डिडेंडम में से अडेंडम को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लियरेंस मिलता है। लिंक कर पा रहे हैं तीनों चीजों को। सम ऑफ अडेंडम मतलब यहां पे वर्किंग डेप्थ में मैंने लिखा, वापस से लिख देता हूं, सम ऑफ अडेंडम ऑफ टू गियर्स, ठीक है, टू गियर्स। टोटल डेप्थ या होल डेप्थ क्या हो गया, किसी एक गियर का अडेंडम प्लस डिडेंडम, और जब इसी डिडेंडम में से अडेंडम को हम घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है क्लियरेंस। क्या ये बात समझ में आई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफाइल, इट इज द कर्वेचर कंटेन्ड बाय द फेस और फ्लैंक, मतलब अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, अभी हम प्रोफाइल पढ़ेंगे आगे साइक्लॉइडल या इन्वॉल्यूट टाइप की, तब आपको मैं वहां पे बताऊंगा क्या होता है इस प्रोफाइल का मतलब। देखिए प्रेशर एंगल, इसके बाद हमें देखना है प्रेशर एंगल क्या होता है। इट इज द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द कॉमन टेंजेंट एज द पिच पॉइंट ऑफ द पिच सर्किल, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द प्रेशर एंगल आर दिस। उसके बाद हमें पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है, ठीक है, या हमारे कई सारे क्वेश्चंस हैं, और गियर रेशियो। अब ध्यान से देखिए, प्रेशर एंगल को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा प्रेशर एंगल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। देखिए ध्यान, अब जो गियर पे मैं तीथ लगाता था ना, गियर पे जो मैं तीथ लगा रहा था, उस तीथ को अभी मैं हटा दे रहा हूं। आप इमेजिन करिए सिर्फ पिच सर्किल को लेके, ठीक है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप सिर्फ इमेजिन करो पिच सर्किल को लेकर, सिर्फ आप पिच सर्किल को इमेजिन करो, अभी मैं उस पर तीथ नहीं बना रहा हूं। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने दोनों गियर, एक पहला गियर ऊपर दूसरा गियर नीचे, ये मैंने दोनों गियर का क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है दोनों गियर का पिच सर्किल, ठीक है। ये मैंने दोनों गियर का बनाया है पिच सर्किल बना दिया, ठीक है। पिच सर्किल मतलब जहां पर एक इमेजिनरी सर्किल, जहां पर दोनों प्योर रोलिंग कर रहे होंगे, मतलब इस पॉइंट पर दोनों की प्योर रोलिंग हो रही होगी, और जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हुआ है यही मेरा क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा पिच पॉइंट। क्या इतना बात क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं बस 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लगेंगे मुझे इस प्रेशर एंगल को समझाने में, और पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। आसान शब्दों में समझिएगा। देखिए ये मैंने दोनों का सेंटर बना लिया। लेट्स से कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, पहला वाला गियर, दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 1, और इसको मैंने बोल दिया ये है हमारा गियर नंबर 2, ठीक है। दिस इज गियर नंबर 2 एंड दिस इज गियर नंबर 1। दिस इज गियर नंबर 2। अब देखिए, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये इस तरीके से घूमेगा भाई, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको भी घूमना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही घूमेगा ना। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये इसको ऐसे ही घुमाएगा इस तरीके से, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ये दोनों सर्किल इस तरीके से घूम रहे होंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब ये बात भी समझ में आ गई कि जहां पर दोनों का कांटेक्ट हुआ है वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया पिच पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को हमने बोल दिया। तो ये पिच पॉइंट कहां प्रेजेंट है, ये पिच पॉइंट प्रेजेंट है हमारा कहां पर, पिच सर्किल पर, ठीक है। और पिच सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल होता है एक इमेजिनरी सर्किल जहां पर दोनों के पिच सर्किल, जहां पर दोनों मेटिंग गियर क्या कर रहे होंगे, प्योर रोलिंग कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट हो गया पिच पॉइंट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा,
जब ये गियर रोटेट कर रहा होगा, यहां पे मैंने इसके तीथ नहीं बनाए, इस पर ऐसे तीथ भी लगे होंगे, इस पर तीथ भी लगे होंगे, लेकिन अभी मैं वो नहीं बना रहा हूं, सिर्फ आप इस पॉइंट को समझिएगा। इमेजिन करिए यहां तीथ लगा हुआ है ना। अब जब ये गियर रोटेट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं, जब ये गियर रोटेट कर रहा होगा ना इस तरीके से, ये पहला गियर हो गया, ये दूसरा गियर नीचे वाला, जब ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे, तो ये इस यहां पर जो तीथ कांटेक्ट में आएंगे इस तरीके से, यहां पे मैंने पिच सर्कल पे तीथ बनाया नहीं है, लेकिन असल में यहां तीथ हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो एक तीथ होगा ये ऐसे आ रहा होगा रोटेट करते हुए, ऊपर वाले गियर नंबर 1 को देखेगा, इस तरीके से आ रहा होगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहा है, इस तरीके से ऐसे फोर्स लगा रहा है। नीचे वाले गियर पे कैसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या पॉइंट आया, देखिए मैं तीथ को अब इधर बना रहा हूं, ये देखिएगा यहां कहीं से पास कर रहा है मेरा पिच सर्कल। अब मैं यहां पे पिच सर्कल को बनाता हूं, यहां पे मैंने ये पिच सर्कल को बना लिया, ठीक। इसी पिच सर्कल पे क्या प्रेजेंट होगा, ये वाला पिच पॉइंट, ठीक है। ये जो पिच पॉइंट P है, दिस पिच पॉइंट P इज प्रेजेंट हियर असल में, और यहीं से दूसरे सर्कल का ऐसे पिच सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। इस तीथ पे ये पहले गियर का पिच सर्कल है, और यहां पे दूसरे गियर जो ऊपर है मेटिंग गियर, उसका पिच सर्कल पास कर रहा होगा। अब यहां पे फोर्स लगा तो ऊपर वाले गियर ने नीचे वाले गियर पे ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे इस पेन की डायरेक्शन के लॉन्ग रेडियल, जो मैंने आपको बताया, ऐसे ही तो फोर्स लगा रहा है, ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे, इस तरीके से, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो गई वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ध्यान से देखिए, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, ऐसे इस वाली लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। वैसे यहां पर भी बनाऊं तो ये जो एक्चुअल में तीर पे फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग ही क्या कर रहा है, एक तीथ दूसरे वाले गियर पे फोर्स लगा रहा है, एक गियर का तीथ दूसरे गियर के तीथ पे फोर्स लगा रहा है इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, इसलिए इसका नाम हो गया लाइन ऑफ एक्शन। या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। बात समझ में आया, इसको हम कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं समझ में आएगा आपको। तो लाइन ऑफ एक्शन को ही हम कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉमन नॉर्मल। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन नॉर्मल। तो अब पिच पॉइंट से ये जो लाइन ऑफ एक्शन पास किया, और अगर मैं एक टेंजेंट खींच दूं, और वो टेंजेंट कैसा, दोनों पिच सर्कल के कॉमन, तो दोनों पिच सर्कल के कॉमन टेंजेंट मतलब सर्कल के टेंजेंट होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से ही पास करेगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है, दिस लाइन, दिस रेड लाइन, दिस लाइन इज द कॉमन टेंजेंट। क्या ये दोनों की टेंजेंट नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो दिस इज द कॉमन टेंजेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस लाइन इज द दिस लाइन इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बना ना, ये एंगल, इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, द कॉमन नॉर्मल मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और जो मैंने दोनों पे कॉमन टेंजेंट खींचा, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बना, लेट्स से दिस इज अल्फा, इसी अल्फा को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी, मतलब यहां पर ये जो लाइन ऑफ एक्शन बनी, और यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचता विच इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता, इस वाले एंगल को, ये इस वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल अल्फा। मतलब कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच में, कॉमन नॉर्मल
दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, और कहां पर ये लाइन हमने जो खींची है किस पॉइंट पे खींची है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है एट द पिच पॉइंट। किस पॉइंट पे खींचा हुआ है हमने, पिच पॉइंट पे खींचा हुआ है। बात समझ में आ रही है, हमने कहां खींचा हुआ है, हमने पिच पॉइंट पर खींचा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का अगला नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही एक गियर का तीत दूसरे गियर के तीत पे फोर्स लगा रहा है, इसी डायरेक्शन के अलोंग, इसलिए इसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं या कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट ऑफ द पिच सर्किल। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल आर 14 डिग्री, 14.5 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। बात समझ में आया? प्रेशर एंगल किसको बोलते हैं हम, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, कहां पर, एट द पिच पॉइंट। और ये पिच पॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, ये पिच पॉइंट प्रेजेंट होता है पिच सर्किल पर। तो इन दोनों लाइनों के बीच में किसके किसके, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच में एट द पिच पॉइंट जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। ध्यान रखिएगा, क्या ये बात समझ में आई? ठीक, ये फिगर आपके दिमाग में बिल्कुल बसा होना चाहिए। क्लियर? अगला पॉइंट इसी में मैं समझाना चाहूंगा, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा अब मेरी बात को और समझिए आगे। एक पॉइंट और बचा हुआ है। अब देखिए, ये जो कॉमन नॉर्मल पास कर रहा है ना लाइन ऑफ एक्शन, ये हमने क्या बनाया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पिच सर्किल बनाया ना, मैंने पहले ही बोला आपको, ये क्या है, पिच सर्किल है पहले वाले गियर का। ये क्या है, ये भी है सर पिच सर्किल ही है। ये क्या है, ये भी सर पिच सर्किल है। किसका, दिस इज ऑल्सो पिच सर्किल। किसका पिच सर्किल है भाई, दूसरे वाले गियर का, पिच सर्किल ऑफ सेकंड गियर। ठीक, पिच सर्किल ऑफ सेकंड गियर। क्लियर? बहुत सही, चलिए यहां तक सही है। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उसको सुनिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कॉमन नॉर्मल पास करता है ना, ये एक और सर्किल होता है जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, बेस सर्किल, जिस पर हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको अभी के लिए जान लीजिए बस थोड़ा सा शॉर्ट में, बाद में फिर हम देखेंगे। दो तरीके के सर्किल होते हैं हमारे पास, एक होता है बेस सर्किल और दूसरा होता है पिच सर्किल। तो पिच सर्किल के बारे में तो हमने इंफॉर्मेशन देख ली अभी। पिच सर्किल क्या होता है, एक तरीके का इमेजिनरी सर्किल होता है जहां पर हम दो गियर को प्योर रोलिंग करते हुए मान सकते हैं, और जहां पे जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो कांटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक, बेस सर्किल जो होता है उस पर हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ये जो हम जो शेप बना रहे हैं ना, तीत का हमने शेप ऐसे बनाया हुआ है ये, तो ये जो हम शेप बना रहे हैं ये शेप, तो इसी शेप को, आकार को हम बोलते हैं प्रोफाइल को इन्वॉल्यूट, कभी साइक्लॉइडल। तो ये जो शेप बना रहे हैं, दिस शेप इज कॉल्ड द प्रोफाइल। तो ये हम जहां से बनाना चालू करते हैं, जहां से बनाना चालू करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस सर्किल, जिस पर बनता है। जैसे मैंने आपको ऐसा फिगर दिखाया था ना जब मैं बना रहा था, इस तरीके का मैंने आपको ऐसा फिगर दिखाया था ये। तो ये जो प्रोफाइल हम जहां से बनाना चालू करते हैं, जिस सर्किल से बनाना चालू करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस सर्किल। और ये बेस सर्किल क्या करता है, बेस सर्किल डिसाइड्स द साइज ऑफ द गियर। जैसे हमने कैम में पढ़ा था कि कैम में बेस सर्किल क्या करता था, साइज ऑफ द कैम डिसाइड करता था, वैसे यहां पर बेस सर्किल साइज ऑफ द गियर डिसाइड करता है। तो बेस सर्किल क्या करेगा, बेस सर्किल इज अ सर्किल विच डिसाइड्स द साइज ऑफ द गियर एंड ऑन विच वी ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द गियर टूथ, कि इस गियर की शेप कैसे होनी है। तो वो शेप हम जहां जिस पॉइंट से बनाना चालू करते हैं वो पॉइंट कहां होता है, वो पॉइंट होता है बेस सर्किल वाला पॉइंट। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? और पिच सर्किल यहां कहीं से पास करता है ऐसे, तो जाहिर सी बात है पिच सर्किल बेस सर्किल से बड़ा ही होता है। क्लियर? अभी के लिए इतना जान लीजिए।
तो ये क्या जो मैंने कॉमन नॉर्मल बनाया ना, ये दोनों के बेस सर्किल, ये किसका बेस सर्किल हो जाएगा, ये हो गया बेस सर्किल ऑफ फर्स्ट गियर। ये क्या हो जाएगा, ये वाली ब्लू लाइन ये हो जाएगी बेस सर्किल ऑफ सेकंड गियर। समझ पा रहे हैं? तो ये ब्लू लाइन हो गई बेस सर्किल ऑफ सेकंड गियर। तो ये जो कॉमन नॉर्मल होता है ना, दोनों बेस सर्किल के टेंजेंट होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्या बोला मैंने, जो ये कॉमन नॉर्मल होता है दोनों बेस सर्किल के टेंजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेस सर्किल को टच करता हुआ जाता है। नहीं समझ में है? कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैंने यहां पे दो सर्किल बनाए हैं, जो मैंने कॉमन टेंजेंट खींचा है, 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ ध्यान से सुनिए। जो मैंने कॉमन टेंजेंट खींचा है, ये कॉमन टेंजेंट किस सर्किल पे खींचा है, पिच सर्किल पे। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट किस सर्किल पे खींचा है, पिच सर्किल पे। ये जो कॉमन नॉर्मल है, ये जो कॉमन नॉर्मल है किस पर खींचा है, पिच सर्किल पे। लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, जब ये अंदर से पास करेगा तो ये इस बेस सर्किल को टच करता हुआ जाएगा, बिल्कुल। और जब कोई लाइन किसी सर्किल को टच करते हुए जाती है तो वो लाइन उसके लिए क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो ये जो कॉमन नॉर्मल है या लाइन ऑफ एक्शन है, ये बेस सर्किल के टेंजेंट होती है। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? ये बेस सर्किल के क्या होगी, टेंजेंट होगी, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी। क्लियर? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब गियर टर्मिनोलॉजी में ये जो प्रेशर एंगल इसने समझाया हुआ है, सेम वही चीज है कि यहां से पास कर रहा होगा क्या, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन या प्रेशर लाइन, और ये जो कॉमन टेंजेंट हमने खींचा, ये जो पिच सर्किल पे हमने कॉमन टेंजेंट खींचा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, दैट इज द प्रेशर एंगल अल्फा। क्लियर है पॉइंट? अब गियर टर्मिनोलॉजी में दो चीजें बची हुई हैं, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, और है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट। इसको अभी जानिए, जब हम फिगर पढ़ेंगे तो फिगर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब आप अभी बस इतना समझिए, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब हुआ जहां से कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ और जब कॉन्टेक्ट छूटा। क्योंकि जो गियर के तीत है ना, वो आपस में मैश कर रहे होंगे, देखिए इस तरीके से मैश कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये वाला जो गियर का तीत है, मान लीजिए इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ऐसे आया कांटेक्ट में, यहां पे, ठीक है, और ये घूम भी रहे हैं, तो ऐसे कांटेक्ट करते 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 इस पे स्लाइड करेगा और किसी पॉइंट पे जाके कांटेक्ट छूटा। ध्यान से देखिए, इस वाली फिंगर को मेरे देखिएगा, यहां पे कांटेक्ट में आया, यहां पे, और फिर ऐसे स्लाइड करते 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 जहां पर कांटेक्ट छूटा, तो इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एंगेजमेंट, मतलब जहां पे वो पहला टूथ अगले गियर टूथ के साथ एंगेज हुआ, मतलब कांटेक्ट में आया, टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट, और जहां तक एंगेजमेंट में रहा, जिसके बाद एंगेजमेंट छूट गया, मतलब कांटेक्ट छूट गया, तो उस दौरान इस गियर तीत ने जितना पाथ ट्रेवल किया, मतलब जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, और जब कांटेक्ट छूट गया, तो उस दौरान गियर तीत ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको हम बोलेंगे पाथ ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट क्लियर है? नाम ही बता रहा है पाथ ऑफ कांटेक्ट, मतलब जितनी देर वो कांटेक्ट में रहा, उस दौरान उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जैसे हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाला, वैसे ही इट इज द पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट ऑन द पिच सर्किल ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट। मतलब यहां पे हम आर्क देखेंगे कि उसने कितना आर्क ट्रेवल किया। जैसे यहां पे हम पाथ देख रहे हैं, वैसे आर्क कितना ट्रेवल किया, जब हम आर्क के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आर्क ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों हम आगे देखेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन देखिए, इज द डिफरेंस बिटवीन द अडेंडम एंड डिडेंडम। क्या होता है भैया? क्लियरेंस होता है, पढ़ा था हमने ना, क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द अडेंडम एंड द डिडेंडम। व्हाट इज द फेस ऑफ द गियर टूथ? जो फेस होता है गियर टूथ का, क्या होता है? सरफेस ऑफ टूथ अबव द पिच सरफेस। भाई हमने दो चीजें पढ़ी थी, देखिए वापस से,
देखिए यहां से पिच सर्किल पास कर रहा था मेरा ऐसे, और इसके ऊपर का जो पोर्शन था ये वाला, इसी को तो हम लोग फेस बोला था। तो सरफेस होता है एक तरीके का, ये सरफेस होता है पूरा, कहां, पिच सर्किल के ऊपर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ टूथ अबव द पिच सरफेस। अगला, द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द पिच सर्किल एंड द डिडेंडम सर्किल। पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, हाफ टूथ, फ्लैंक, फेस या अपर टूथ, क्या बोलते हैं बताइए। सर्किल की बात कर रहा है, देखिए फ्लैंक की बात तो तब होती जब हम पिच सर्किल के नीचे का सरफेस लेते, जब सरफेस की, जैसे यहां पे देखिए फेस की क्या बात कर रहा है, जो फेस होता है, ऊपर का फेस होता है और नीचे वाले पोर्शन को हम फ्लैंक बोलते हैं, ऊपर वाला फेस होता है। तो ये फेस और फ्लैंक सरफेस होती है, लेकिन यहां पे सरफेस की बात तो किया नहीं है। द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्किल एंड द डिडेंडम सर्किल, क्या बोलते हैं उसको हम, फ्लैंक तो होगा नहीं, फेस तो होगा नहीं, अपर टूथ या हाफ टूथ, क्या हो जाएगा, हाफ टूथ। ठीक है, चलिए आगे। द आउटर सर्कल ऑफ द स्पर गियर इज कॉल्ड एज, जो आउटर सरफेस होता है ये वाला आउटर सर्किल, यहां पे बनाता हूं देखिए, जो आउटर सर्किल होता है, आउटर सर्किल क्या बनाता है हमारा, ये होता है पार्ट अडेंडम, और अडेंडम के टॉप मोस्ट पॉइंट से जो आउटर सर्किल बनेगा, उस आउटर सर्किल का नाम क्या होता है, अडेंडम सर्किल। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका नाम, अडेंडम सर्किल। क्लियर। द सरफेस ऑफ गियर टूथ बिलो द पिच सरफेस। अब देखिए पिच सरफेस की बात कर दिया ना, तो सरफेस में फेस और फ्लैंक आएगा। जब भी सरफेस की बात होगी, पिच सरफेस, तो वहां पर फेस होगा या तो फ्लैंक। अब देखना है कहां का पोर्शन है, ऊपर का है या नीचे। अगर पिच सरफेस के ऊपर की बात कर रहा होगा तो फेस, पिच सरफेस के नीचे की बात कर रहा होगा तो फ्लैंक। किसकी बात कर रहा है, द सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो की बात कर रहा है, नीचे, तो नीचे क्या होता है, नीचे तो भैया फ्लैंक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैंक। आगे, द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस। अब देखिए वर्किंग सरफेस की बात कर दिया ना, वो भी पिच सरफेस के ऊपर की, तो वो क्या होता है, फेस होता है। बैकलैश इन गियर इज, जो बैकलैश होता है क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। HW, अभी अभी मैंने आपको प्रेशर एंगल समझाया। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में गियर रेशियो और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं उनको एक बार आप वापस से वीडियो देखिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, उनको रिवाइज करिए अच्छे से, सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, इनको समझिए, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।